जस्ट कीप बाइंग बुक के ऑथर निक मेजोली बोलते हैं कि जब वो टीनेज में थे तो उस टाइम उनके ग्रैंडफादर अपनी जॉब से रिटायर हो गए क्योंकि अब उनकी एज 55 साल तक आ गई थी। लेकिन अब भी उनको मंथली $1200 एज अ पेंशन मिल रहे थे। उस टाइम के हिसाब से ये पैसे बहुत ज़्यादा थे और उनको अब एक सुकून भरी लाइफ जीने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आप ये मान सकते हो कि महीने के सारे खर्चे निकालने के बाद और अपनी नीड्स पूरी करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाया करता था। अब यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर ने क्या किया, पैसा बचता हुआ देखकर उन्होंने ये पैसा गैम्बलिंग में लगाना शुरू कर दिया। वो घोड़ों की रेस में बैटिंग करते और अपना सारा पैसा लगा देते, पर इससे वो धीरे धीरे गैम्बलिंग करने के एडिक्ट हो गए। अब उनका ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा था जहां वो पैसा ना हार रहे हों, पर फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ करके बस खेले ही चले जा रहे थे। इससे उनकी हालत यह हो गई कि जब उनके डेथ का टाइम आया तो उनके पास बचत के नाम पर उस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। ये सारा कुछ निक मेजोली अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे थे। उनको बचपन से ही एहसास होना शुरू हो गया था कि हर इंसान के पास पैसों की जानकारी होना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि उनको फाइनेंस में बचपन से ही इंटरेस्ट आ गया था। कॉलेज तक उन्होंने पर्सनल फाइनेंस पर कई बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पर हज़ारों आर्टिकल्स रीड किए और बाकी जो कमी रह गई थी वो उन्होंने यूट्यूब से पूरी कर ली। साल 2017 में अब निक एक कंसल्टिंग की जॉब पर लग चुके थे, पर उनका दिल तो यहाँ पर भी पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों में ही था। तो उन्होंने ऑफ डॉलर्स एंड डेटा नाम की एक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट बनाया और ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए। वो जितनी भी उनकी नॉलेज थी और जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था वो सब कुछ उसमें बताते चले गए। निक को अब ये तो पता चल गया था कि यही उनका पैशन है, लेकिन इसको अब करियर कैसे बनाना है वो इसमें कंफ्यूज थे। इसीलिए उन्होंने खुद से ये वादा किया कि मैं अपने करियर के बारे में सोचने तक हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता रहूँगा। अब इस काम को वो 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली करते रहे। फिर इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। उनके ब्लॉग्स ने ट्विटर पर जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे उनका भी ध्यान खींचना शुरू कर दिया। उन लोगों ने निक से बातचीत की और उनसे जाकर मिले भी। इस प्रोसेस के जरिए उनको रिथॉर्ट वेल्थ मैनेजमेंट में एक रोल मिल गया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। फिर अप्रैल 2018 में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट किया और फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। उनकी यूनिक फाइनेंशियल एडवाइसेस अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNBC, द LA टाइम्स यहाँ भी देखी जा सकती थी। इसी के साथ उनको कई बड़ी जगहों पर स्पीच देने के लिए भी इनवाइट किया गया, जिसमें फ्यूचर प्रूफ फेस्टिवल 2022, बॉगल हेड्स कॉन्फ्रेंस 2022 और फिनट्वीट समिट 2022 ये सब जगह शामिल थी। आखिर में इतना सारा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद अप्रैल 2022 में उन्होंने अपनी पहली किताब जस्ट कीप बाइंग पब्लिश की। इस किताब की दुनिया भर में अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज बिक गई है और ये बुक सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि 10 से भी ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। गूगल पर अगर आप इस बुक की रेटिंग्स चेक करोगे तो 5 में से 4.45 रेटिंग्स हैं इस बुक की। एंड एक नई बुक को इतनी ज़्यादा रेटिंग्स मिलना बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो ज़रूर खास है इस बुक में जो बाकी बुक्स में मिसिंग है। अब वो खास चीज़ क्या है ये तो आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बुक को समराइज करके देखेंगे और जानेंगे कि इस बुक में कौन कौन सी फाइनेंशियल एडवाइसेस हमको आज के टाइम के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। सो लेट्स बिगिन। हाउ मच मनी शुड वी सेव? निक बोलते हैं कि अगर आप सेविंग्स के ऊपर कोई वीडियो देखते हो या कोई बुक रीड करते हो तो एक कॉमन चीज़ आपको उसमें यह बताई जाती है कि आपको एक परसेंटेज फिक्स करनी है। मतलब जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से 10 या फिर 20% आप सेव कर सकते हो, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इसको सोचो तो इसमें 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो ये है कि हर किसी के इनकम और खर्चे सेम नहीं होते। यानी अगर एक पर्सन है जो 30,000 रुपये महीने के कमा रहा है, अब अगर तो उसकी छोटी फैमिली है और उसके बहुत कम खर्चे हैं तो हो सकता है कि ये तो 10 से 20% सेव कर भी ले, बट वहीं एक दूसरा पर्सन है जिसकी 30,000 रुपये ही इनकम है, लेकिन एक तो उसकी फैमिली बड़ी है, बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, राशन पानी सारे बिल सब उसे ही उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा एडिशनल खर्चा भी सारा उसी के सर पर आता है और सारा काट पीट कर 5% भी पैसा नहीं बचता उसके पास। तो आप ही सोच कर देखो कि ये इंसान इस 10 से 20% वाले रूल को फॉलो कर कैसे पाएगा। दूसरी दिक्कत यह है कि आप चाहकर भी लॉन्ग टर्म तक इस रूल को स्टेबल रख ही नहीं सकते। जैसे मान लो अभी अगर आप यंग हो और अपनी टोटल इनकम से आप 15% भी सेव कर पा रहे हो, बट मैरिज हो जाने के बाद आपको ये परसेंटेज तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि तब खर्चा सिर्फ आपका नहीं आपकी वाइफ का भी होगा और फिर इसके बाद आपके बच्चों का भी होगा। ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा फ्लक्चुएट होता रहेगा और इस फ्लक्चुएशन में एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर टिके रह पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? निक इसके सॉल्यूशन में एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं जो है सेव व्हाट यू कैन।
मतलब अगर आप टोटल इनकम का 20% सेव कर सकते हो तो आप 20% सेव करो। अगर 10% ही कर पा रहे हो तो 10 ही % करो, या फिर अगर 5% ही बच पा रहा है तो 5% ही करो। अपने मन में ये रेग्रेट मत रखो कि यार मैं 20% सेव नहीं कर पा रहा या मैं 15% सेव नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिकली ये रूल फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है। हम सबको पता होता है कि अभी अपनी टोटल इनकम से हम कितना % पैसा बचा सकते हैं। बस जो भी आपकी करंट लाइफ चल रही है उस हिसाब से आप जितना % सेव कर पा रहे हो उतना ही करो और स्ट्रेस फ्री रहो। टू सेव और टू इन्वेस्ट। निक ने जब फाइनेंशियल बुक्स को रीड करना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ कॉमन सजेशंस हैं जो लगभग हर बुक में दिए जा रहे हैं। और वो सजेशंस ये हैं कि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ एक जगह पर ना लगाकर उनको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा न लगाकर कम लगाना चाहिए। ये अच्छी रिटर्न्स अगर आपको पानी है तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक करनी चाहिए। सो ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने ये एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी, क्योंकि बुक्स में ये एडवाइस देने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट थे। हालांकि इस एडवाइस में कुछ गलत नहीं था, पर एज अ बिगनर इन्वेस्टर ये निक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ही डॉलर्स थे और इतने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कई दिनों तक रिसर्च करी। अब इतनी रिसर्च करने के बाद उन्हें इन्वेस्टिंग में इतने ऑप्शंस मिल गए कि अब वो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो स्टॉक में पैसे लगाएं या बॉन्ड्स में, एफडी कराएं या कमोडिटीज खरीदें, रियल एस्टेट में लगाएं या क्रिप्टो करेंसी बाय करें। निक बोलते हैं कि उस दौरान मैंने ये एनालाइज करने में हजारों घंटे लगा दिए, पर एक बार भी मेरा ध्यान ये एनालाइज करने पर नहीं गया कि मेरी खुद की इनकम और खर्च कितने हैं। उस टाइम उनका इन्वेस्टेबल अमाउंट $1000 का था, लेकिन वहीं हर दूसरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने जाते और वहाँ पर लगभग $100 तो वो ऐसे ही खर्च कर आते। मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ले रहे थे वो। आप खुद सोचकर देखो कि आप 10,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल के लिए, और ये सोचकर खुश हो रहे हो कि 1 साल बाद आपका अमाउंट बढ़कर 11,000 रुपये हो जाएगा। बट वहीं आप हर दूसरे दिन इधर उधर की चीज़ों में 1,000 रुपये लुटा रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग से आपका यहाँ पर कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? ज़रा भी नहीं। निक अपनी मिस्टेक से हमको ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टेबल नहीं है, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दे, तो आपको इन्वेस्टिंग में अभी शायद नहीं जाना चाहिए। अभी आपका फोकस अपनी इनकम बढ़ाने और पैसे सेव करने पर होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, और ज़्यादा अमाउंट आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी। बोरोइंग मनी इज़ नॉट बैड। सबसे हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको अपने फाइनेंस को सही रखना है तो गलती से भी कहीं कर्जा या लोन मत उठा लेना, बिकॉज कर्जा एक ऐसा जाल है जो आपको सालों तक जकड़ सकता है। तो इस पर निक बोलते हैं कि हाँ, ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर कर्ज लेने की नेगेटिव साइड्स हैं तो इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं, और कई बार तो कर्जा लेना आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप उठा किस लिए रहे हो कर्ज। अगर आप कर्ज उठा रहे हो आईफोन खरीदने के लिए, कोई नई बाइक निकलवाने के लिए, कार निकलवाने के लिए, या अपनी कोई और इच्छा पूरी करने के लिए, तो तब तो कर्जा आगे आपको बहुत बुरी तरह से फंसा लेगा। बट अगर आप कर्जा उठा रहे हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए या कोई एसेट बनाने के लिए, तो इस केस में कर्जा लेना ही आपके ग्रो होने का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है, बशर्ते वो कोई ऐसा एसेट हो जिस पर आपको 99% यकीन हो कि ये जरूर प्रॉफिट देगा। निक का मानना है कि कर्जा सिर्फ फाइनेंशियल टूल है, और डिपेंड ये आप पर करता है कि इसका आप गलत यूज करते हो या सही जगह पर। हाउ कैन वी स्पेंड मनी विदाउट एनी गिल्ट। अच्छा, स्पेंडिंग की जब भी बात होती है तो हमें यहाँ पर 2 तरह के लोग देखने मिलते हैं। एक तो वो जो खरीदते टाइम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, बस जो भी चीज़ उनको खुशी दे रही है वो लगा देते हैं उस पर पैसा। और दूसरे वो जो थोड़ा बहुत खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा उनको चिंता उसके प्राइस टैग की होती है। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उनको ये चीज़ थोड़े सस्ते में मिल जाए। और कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपने देखा होगा हमको एडवाइस भी यही करते हैं। वो बोलते हैं कि जितना कम आप खर्च करोगे आप उतने ही फाइनेंशियली स्टेबल रह पाओगे। लेकिन ऐसा निक का मानना नहीं है। वो मानते हैं कि पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट भी ना हो कि वो आपकी खुशियाँ और आपका चैन सुकून ही छीन ले। इससे डील करने के लिए ऑथर हमको एक तरीका बताते हैं, और इसका नाम है 2x रूल। ये रूल कहता है कि अगर आपको 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको आप तब खरीदो जब आपके पास 1000 नहीं बल्कि 2000 रुपये हों, जिसमें 1000 की आप वो चीज़ खरीदो और बाकी 1000 सेव या फिर इन्वेस्ट कर दो। इससे आपका गिल्ट का जो ग्राफ है वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब आपको दुख तो होगा कि आपके 1000 रुपये खर्च हो गए, बट एट सेम टाइम आपको खुशी भी होगी कि अभी एक और 1000 रुपये हैं आपके पास। तो ये थी जस्ट कीप बाइंग बुक की एक शॉर्ट समरी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एडवाइसेस आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप इस बुक पर अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। बाकी अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो और चाहकर भी अपनी लाइफ में आप कुछ खास ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे के इस वीडियो में मैंने 4 बड़े रीजंस बताए हैं, इसको ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।